हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 5 ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो क्लास आपका रहने वाला है वो पूरा माइनर पेपर 5 का ज्योग्राफी हम एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा टॉपिक देखने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता है। तो हम आपको बताते हैं। पहला नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, इसका डेफिनेशन, इसका नेचर और इसका स्कोप पढ़ना है आपको, यानी मानव भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है डिटर्मिनिज्म के बारे में, पॉसिबिलिज्म के बारे में और न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड ग्रोथ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक भी आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड ही पढ़ना है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में आपको पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक आपको माल्थस पॉपुलेशन के थ्योरी के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। छठा टॉपिक आपको माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन और उसके बाद कॉजेज एंड टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है रूरल सेटलमेंट के बारे में, अर्बन सेटलमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ये कितने तरीके का होता है ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया अर्बनाइजेशन के बारे में, इसका क्या ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो टोटल 9 टॉपिक आपको पढ़ना है और आज की इस क्लास में हम टोटल 9 टॉपिक से ही पूरा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को आसानी तरीके से समझना है, इमेज के थ्रू हम समझने वाले हैं, देख देख कर समझेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। और पॉइंट वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ पैराग्राफ वाइज भी आंसर करने वाले। तो आप सभी को अंत तक बने रहना है, वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है मानव भूगोल से। मानव भूगोल क्या है इसकी परिभाषा भी आपको बताना है, यानी व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, डिस्कस इट्स डेफिनेशन, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है वो भी देख लीजिए, यहाँ पे इमेज भी दिया गया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे बाद में। तो पहले हम देख लेते हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। एक मिनट। तो मानव भूगोल का मतलब क्या होता है, हाँ, तो ध्यान से सुनना है कि हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं। तो हम पृथ्वी पे कैसे रहते हैं, पृथ्वी पे कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे क्या करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हम आपको बताते हैं कि बिहार में लोग खेती ज़्यादा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि मुंबई में लोग नौकरी और बिजनेस ही करते हैं। तो शहर में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर नौकरी या बिजनेस करते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है कि गांव में ज़्यादातर खेती ही होता है। तो इन दोनों में अंतर है। ये दोनों में क्या चीज़ का अंतर है, तो इस चीज़ का अंतर है कि लोग क्या कर रहे हैं, गाँव के लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर खेती ही कर रहे हैं, खेती करते हैं लोग। लेकिन शहर के लोग क्या करते हैं, उनका रहन सहन भी अलग होता है, काम करने का तरीका भी उनका अलग है। लोग वहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन गांव में खेतों में काम किया जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो जब हम पढ़ते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं या फिर शहर में, या लोग क्या काम करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, या उनका रहन सहन कैसा है, जब हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने का कोशिश करते हैं तो उन्हीं को हम मानव भूगोल कहते हैं। आई होप आपको याद रहेगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रसिद्ध भूगोल वेतन एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल वह विज्ञान है जो मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इनका कहना है, एलन सी सैंपल का कहना है कि मानव और प्रकृति के बीच का जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। सरल भाषा में भी आपको यहाँ एक लाइन में याद करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि मानव भूगोल का मतलब होता है मनुष्य, पर्यावरण और उसके आसपास के संबंधित चीज़। तो इसी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। इसमें आगे आपको और भी लिखना है कि इसमें जनसंख्या, संस्कृति, व्यवस्था, बसावट, कृषि, उद्योग आदि सभी पहलुओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही मतलब था। अभी दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेचर,
एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की प्रकृति को समझाना है आपको। तो मानव भूगोल की प्रकृति का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नेचर का क्या मतलब होता है, यानी प्रकृति का क्या मतलब होता है। तो प्रकृति का मतलब होता है कि किसी विषय की खासियत, यहाँ पे लिखा गया कि इसकी विशेषता या गुण को ही हम क्या कहते हैं? नेचर बोलते हैं, यानी प्रकृति बोलते हैं। तो मानव भूगोल की कुछ प्रकृति यहाँ पे दिया गया है, जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला आपको दिया गया है वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान। तो पहला प्रकार यहाँ पे दिया गया साइंटिफिक एंड सोशल, साइंटिफिक एंड सोशल साइंस, वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान। इसका मतलब है कि मानव भूगोल में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन यह समाज से जुड़ा हुआ भी विषय है। ये आपको याद रखना है कि इसमें साइंटिफिक स्टडी भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है डायनेमिक। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता है। पहले क्या था कि पहले गांव ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या है कि अब शहर का मात्रा बढ़ रहा है, शहर बढ़ते जा रहा है। पहले लोग बैल से खेती करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि अब मशीन से लोग खेती करते हैं। यानी मानव भूगोल हमेशा चेंज होते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। इसी को हम बोलेंगे डायनामिक। अब तीसरा पॉइंट है मानव केंद्रित। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मनुष्य। इसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। सब कुछ मनुष्य के आसपास घूमता रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जनसंख्या या फिर शहर या फिर संस्कृति, ये सब क्या है कि मानव के आसपास घूमते रहता है। अब अगला हम आपको बताएं तो अगला पॉइंट है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, यानी इन्वायरमेंट रिलेटेड। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। यानी पहाड़ में रहने वाले लोग अलग तरह से रहते हैं, मैदान में रहने वाले लोगों का रहन सहन खाना पीने का तरीका अलग होता है। यानी एनवायरनमेंट लाइफ स्टाइल को बदल देता है। पर्यावरण क्या करता है कि हमारी लाइफ स्टाइल को बदल देता है। अब अगला टॉपिक है अंतर विषयक। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह अकेला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट्स जुड़ा हुआ होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी भी इसमें शामिल होता है। यानी इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सभी इसमें शामिल होता है। इसीलिए इसे समझने के लिए कई विषयों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आई होप आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट वाइज दिया गया है, वैसे ही आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना है। यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके मानव भूगोल के क्षेत्र को समझाना है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र का क्या मतलब है? तो मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, यानी बहुत ही बड़ा है। इसमें मनुष्य से जुड़ी लगभग सभी गतिविधियां का अध्ययन किया जाता है। इसका दायरा निम्नलिखित है। तो नीचे इसका दायरा भी आपको लिखा गया है। तो मानव भूगोल कहाँ कहाँ काम आता है? इसका आंसर है कि हर जगह मानव भूगोल काम आता है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जनसंख्या, यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला जनसंख्या भूगोल। इसका क्या कहने का मतलब है? यहाँ पे आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश में बोला जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। हम इसका मतलब आपको बताते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कितने लोग हैं, कहाँ लोगों की ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, यानी पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है। जैसे कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है आर्थिक भूगोल। इसका क्या कहने का मतलब है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये भी हम आपको इसका भी एग्जाम्पल इमेज दिखाते हैं। हाँ, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या मतलब है कि लोग क्या काम करते हैं, इसी को हम आर्थिक गतिविधि बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको पैसा मिलता है। तो वही इसमें बताया गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब है कि लोगों का जो आर्थिक स्थिति है उसी का अध्ययन इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहलाता है। अब अगला है कल्चरल ज्योग्राफी, यानी सांस्कृतिक भूगोल। इसका भी यहाँ पे इमेज दिया गया है, यह आप देख सकते हैं। तो सांस्कृतिक भूगोल का मतलब है भाषा, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना ही सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। मतलब लोग कैसे रहते हैं, लोगों का क्या भाषा है, कौन सी धर्म में लोग रहते हैं, लोग कैसे धर्म अपनाते हैं, लोगों का क्या धर्म है, क्या परंपराएं हैं लोगों का। जैसे
भारत में क्या है कि भारत में अलग अलग संस्कृति है। अब अगला पॉइंट आपको दिया गया है, नगरीय और ग्रामीण भूगोल यानी अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफी का क्या मतलब। इसका मतलब है शहर और गांव के विकास और संरचना का अध्ययन करना ही नगरीय और ग्रामीण भूगोल कहलाता है। इसका मतलब है कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है। गांव में क्या होता है कि खेती पे लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, लेकिन शहर में क्या होता है कि लोग नौकरी और उद्योग में ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो यही इन दोनों के बीच अंतर है। तो गांव और शहर के विकास जो है और उसकी जो संरचना है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को नगरीय और ग्रामीण भूगोल बोलते हैं। अब अगला है राजनीतिक भूगोल। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सीमाएं, राज्य, राष्ट्रीय और राजनीतिक गतिविधियां का अध्ययन करना ही राजनीतिक भूगोल कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि देश हो या फिर सीमा हो या फिर सरकार हो, कौन सा देश कहाँ है, सीमा कैसे बनी, जब हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। अब लास्ट दिया गया है कि पर्यावरणीय भूगोल यानी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो लास्ट में हम आपको बताते हैं, तो मानव भूगोल का स्कोप जो है वो बहुत ही बड़ा है, यानी इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और यह जीवन के हर हिस्से को कवर करता है। इतने तरीके का पॉइंट हम आपको समझा चुके हैं, इतने तरीके का ज्योग्राफी होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और यह मानव जीवन के हर क्षेत्र को कवर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, व्हाई इज ह्यूमन ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कि मानव भूगोल का महत्व क्या है। तो पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया मानव भूगोल का महत्व बहुत ही ज़्यादा बहुत अधिक है, क्योंकि यह हमें मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संबंध को समझाने में मदद करती है। तो यह हमें बताता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे करना है, मतलब सही प्लानिंग में मदद करता है। शहर कैसे बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, इन चीज़ों में मदद करता है। यह पर्यावरण संरक्षण में मदद करना है। इसका कहने का मतलब है कि प्रदूषण कम करने में हमारी मदद करता है, जंगल को बचाने में हमारी मदद करता है। अगला है, यह जनसंख्या और विकास की समस्याओं को समझने में सहायक है। इसका कहने का मतलब है कि जनसंख्या की समस्या को समझने के लिए हमारी मदद करता है, इसको समझने में हमारी मदद करता है। मतलब बेरोजगारी है तो क्यों है, किस वजह से है, किस कारण की वजह से है, बेरोजगारी कैसे कम किया जाए, इन सभी को समझने में हमारी मदद करता है। तो यह योजना निर्माण में उपयोगी है, जैसे शहरों का विकास। तो ये जो दिया गया यहाँ पे, ये योजना निर्माण में उपयोगी होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो, यानी पानी का, जमीन का सही तरीके से उपयोग हो, इसमें ये हमारी मदद करता है कि शहर का विकास कैसे होगा, प्लानिंग करने में हमारी मदद करता है। यह विभिन्न संस्कृतियों को समझने में भी मदद करता है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों ह्यूमन ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, यानी मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को समझाना है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, मानव और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पहले के समय में मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन आज तकनीकी के विकास के कारण मनुष्य पर्यावरण को बदलने लग गया है। तो मनुष्य और प्रकृति दोस्त भी हैं और कभी कभी दुश्मन भी बन जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन अब क्या है कि अब मनुष्य नेचर को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए कि जंगल काट रहा है, बांध बना रहा है, शहर बना रहा है, प्रकृति को काट काट के मनुष्य क्या कर रहा है, शहर बसाने लग गया है। तो इससे प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, प्रदूषण बढ़ता है, जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग भी आ जाता है। तो अगर मनुष्य नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो नेचर भी नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए संतुलन बना करके रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी आपको दिया गया है कि जंगल काट करके शहर बनाता है, बांध बनाता है, खेती के लिए भूमि का उपयोग करता है, लेकिन इसका प्रभाव भी होता है, जैसे कि प्रदूषण बढ़ जाता है, इससे
जलवायु परिवर्तन आ जाता है। तो इसीलिए आज ज़रूरत है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन बना करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगला टॉपिक जो हम आपको बताए थे कि डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, इसके बारे में आपको पढ़ना था। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया डिटर्मिनिज्म से, यानी नियतिवाद क्या है, इसके आधुनिक महत्व को समझाइए। तो नियतिवाद क्या है अब आपको ये समझना है, अच्छे तरीके से आपको याद भी रखना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नियतिवाद का मतलब क्या होता है। नियतिवाद क्या कहता है? नियतिवाद कहता है कि नेचर इज़ द बॉस। इसका कहने का मतलब है कि प्रकृति ही सब कुछ तय करती है। यानी हम क्या करते हैं, बॉस के सामने क्या करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आपका बॉस है तो आप क्या होंगे, उसके सामने आप उसके हो गए एम्प्लॉयर। इसका कहने का मतलब है कि मनुष्य क्या करेगा, कैसे रहेगा, कहाँ बसेगा, ये सब प्रकृति डिसाइड करती है। प्रकृति ही सब कुछ तय करती है। तो इसी को हम नियतिवाद बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एग्जाम्पल लेते हैं हम रेगिस्तान का। रेगिस्तान में क्या होता है कि पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो वो लेते हैं हम पहाड़ का। तो पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि ठंडा होता है और ढलान भी होता है पहाड़ पे, तो वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी इंसान को नेचर के हिसाब से ही जीना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि रेगिस्तान में पानी की कमी नहीं होती तो इंसान आसानी तरीके से वहाँ पे रह पाते, वहाँ पे खेती भी हो पाता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे पानी की कमी है, तो इसी वजह से वहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता है। तो इंसान क्या है कि नेचर के हिसाब से ही इंसान जीना सीखता है। अब आगे हम आपको समझाते हैं कि अब अगला सवाल उठता है यहाँ से कि क्या आज भी नेचर इतना पावरफुल है? तो इसका जवाब है हाँ, अभी भी नेचर इतना पावरफुल है। तो कैसे पावरफुल है, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे पावरफुल है। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़, भूकंप, साइक्लोन, ये सब क्या करता है, इंसान जब ये आता है तो इंसान इससे कुछ नहीं कर पाता है, बल्कि इंसानों को ही प्रभावित कर देता है। तोड़ फोड़, बहुत ज़्यादा नुकसान इंसानों का हो जाता है। तो ये क्या है, नेचर क्या करती है कि हाँ, नेचर आज भी पावरफुल है। दूसरा पॉइंट जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या नेचर आज पावरफुल है या फिर नहीं है, तो दूसरा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। तो जब गर्मी बढ़ेगा, बारिश का पैटर्न बदलेगा। बारिश का पैटर्न क्या है, कभी भी अचानक से बारिश शुरू हो जाता है, बारिश का मौसम नहीं है फिर भी बारिश शुरू हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि इंसानों का नुकसान हो जाता है, किसान का नुकसान हो जाता है। गर्मी बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये भी नेचर ही है जो कि क्या कर रही है कि दिखा रही है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तीसरा, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। इसका कहने का मतलब है कि किसान अभी भी बारिश पर ही डिपेंड रहता है। यानी किसान अभी भी क्या करता है कि बारिश पे ही डिपेंड रहता है कि बारिश होगा तो हमारी खेती अच्छी होगी, और इंतज़ार करता है कि बारिश होगा। तो ये तीनों चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, नेचर आज भी उतना शक्तिशाली है। तो आज टेक्नोलॉजी है, लेकिन नेचर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए डिटर्मिनिज्म आज भी रेलिवेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो हम आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है पॉसिबिलिज्म से यानी संभावनावाद से। तो ये भी आपको पढ़ना था। तो इसका क्या मतलब होता है हम आपको बताते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको समझना है कि इसमें कुछ सवाल पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें सवाल उठता है कि क्या मनुष्य कमज़ोर है या वह खुद अपनी दुनिया बना सकता है। तो संभावनावाद क्या कहता है, संभावनावाद कहता है कि मनुष्य शक्तिशाली है और वह प्रकृति की सीमाओं के अंदर रहकर के कई संभावना बना सकता है। तो इसी को हम संभावनावाद कहते हैं। तो आसान भाषा में समझाते हैं तो प्रकृति रास्ता देती है, लेकिन मनुष्य कौन सा रास्ता चुनना है ये मनुष्य ही तय करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि रेगिस्तान में सिंचाई करके खेती करना, यानी हाँ। अब दूसरा एग्जाम्पल कि पहाड़ों में सड़क या सुरंग बनाना। तीसरा एग्जाम्पल कि समुद्र से ऊर्जा बनाना, यानी मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से
समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे सिंचाई करके खेती करना है। तो ये मनुष्य दिमाग लगाते हैं, मतलब कि क्या होता है, नेचर क्या होता है कि रास्ता दिखाता है, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, अपनी तक बुद्धि से वो क्या करते हैं कि समस्या का समाधान निकालते हैं। तो आज के समय में इसका क्या महत्व है, संभावनावाद का क्या महत्व है। तो आज का समय जो है वो वैज्ञानिक और तकनीकों का समय है। कैसे है, तो मशीन और इंटरनेट ने जीवन आसान बना दिया है, बड़े बड़े शहर बन चुके हैं, नई तकनीक से हर समस्या का हल निकाला जा रहा है। इसीलिए आज मनुष्य बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। तो इसीलिए इसका मतलब भी यही होता है कि संभावनावाद का मतलब ही होता है कि इसमें मनुष्य का मर्जी चलता है। मतलब नेचर क्या करता है, सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन यहाँ पे मनुष्य क्या होते हैं कि मनुष्य डिसाइड करता है कि उसको करना क्या है, मनुष्य ही तय करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला आपको टॉपिक है न्यू डिटर्मिनिज्म। इसका कहने का मतलब है नवनियतिवाद। इसका क्या मतलब है और इसका क्या महत्व है, ये आपको समझना है। तो इसका मतलब है कि न तो केवल प्रकृति सही है और न तो मनुष्य सही होता है, मतलब दोनों के बीच संतुलन जरूरी होता है। इसी को हम नवनियतिवाद कहते हैं। यानी न तो पूरा प्रकृति डिसीजन लेगा, न तो पूरा मनुष्य ही डिसीजन लेगा, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन बना करके रखा जाता है। तो सबसे आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरा रंग की। तो हरा रंग क्या कहेगा आपको कि आगे बढ़ो, यानी विकास करो। इसको आपको ऐसे नहीं समझना है, जैसे ऐसे इसको आपको समझना है ज्योग्राफी में सब्जेक्ट से लेकर के आपको समझना है कि आपको ज्योग्राफी में आप पढ़ते क्या है, ऐसे आपको समझना है। तो ग्रीन कलर क्या कहता है आपको, ग्रीन लाइट, वो जो ट्रैफिक में लाइट जलता है उसको आपको क्या कहता है कि आगे बढ़ो, मतलब आगे जाओ, यानी विकास करो। लेकिन रेड कलर आपको क्या बताता है, ये बताता है कि रुक जाओ, वहाँ पे सिग्नल पे रुके रहो। लेकिन अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में क्या कहता है कि प्रकृति को बचाओ। रेड कलर क्या कहेगा, प्रकृति को बचाओ, और ग्रीन कलर क्या कहेगा कि विकास करो। तो न तो इसमें नेचर का पूरा डिसीजन हो पाता है और न तो मनुष्य का ही पूरा हो पाता है। इसी को हम कहते हैं नवनियतिवाद। तो आज के समय में इसका क्या महत्व है, तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो है पर्यावरण संकट। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई या फिर पानी की कमी। तो ये सब समस्या आज के जीवन में हम झेलते हैं, यानी मॉडर्न ज़माने में हम ये सब समस्या झेलते हैं। तो समाधान क्या है कि विकास भी हो और प्रकृति भी बचे। तो यही एक समाधान है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का, या फिर वर्षा जल संचयन का। तो ये सब क्या करती है, ये सब संतुलन का उदाहरण है। तो तीनों को आपको एक लाइन में समझना है। सबसे पहले हम आपको समझाए थे नियतिवाद के बारे में। तो इसका क्या कहने का मतलब था, इसका मतलब था कि प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। संभावनावाद का क्या मतलब था कि इसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन नवनियतिवाद में क्या होता है कि इसमें दोनों का संतुलन जरूरी होता है। न तो ज़्यादा शक्तिशाली मनुष्य होता है, न तो प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, कंपेयर डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। यानी नियतिवाद, संभाव्यवाद, संभावनावाद और नॉन नियतिवाद, इन तीनों को कंपेयर करके आपको बताना है, समझाना है। तो एक एक करके तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि नियतिवाद का क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है, इसका सबका तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको रीड कर लेना है, बस स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करने वाले हैं अगला टॉपिक से। जैसा कि हम आपको बताए थे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी जनसंख्या संरचना के बारे में आपको पढ़ना था। ये क्या होता है ये भी आपको जानना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको मान लेना है कि एक गाँव है जिसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, सुखपुर या कुछ भी, जो मन आपको वो रख लो। तो मान लेते हैं कि सुखपुर एक गांव का नाम है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको मान लेना है। तो एक गांव है जिसका नाम है सुखपुर। तो शुरुआत में इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलते गया, लोग बढ़ते चलते गए और कुछ बाहर से लोग आए तो कुछ बाहर चले गए, ऐसा हुआ इस गाँव में। और यहीं से शुरू होती है हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की कहानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या संरचना की।
तो अब हम सुखपुर गांव को ध्यान से देखते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। तो वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं? वहाँ पे बच्चा, युवा, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं और पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग, तो यही सब मिलकर के क्या करते हैं, ये बनाते हैं जनसंख्या संरचना यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन बनाते हैं। तो यह हमें बताता है कि समाज कैसा है। अगर गांव में युवा ज़्यादा है तो विकास तेजी होगा, लेकिन अगर बुजुर्ग ज़्यादा है उस गांव में तो विकास धीमा हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या संरचना। ये आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जनसंख्या संरचना का अर्थ है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या की आंतरिक बनावट या विशेषता क्या है, इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या संरचना। तो इसमें यह देखा जाता है कि क्षेत्र में रहने वाले लोग, उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, ये सब कुछ देखा जाता है। तो जनसंख्या संरचना का मुख्य तत्व है बच्चे, युवा, वृद्ध, लिंग, अनुपात। ये तो हम आपको समझा चुके हैं, ये आपको रीड कर लेना है। कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यदि किसी देश में युवाओं की संख्या अधिक होगी तो वह देश तेजी से विकास करेगा, लेकिन अगर वृद्ध की संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी विकास धीमी हो जाएगी। तो इसीलिए जनसंख्या संरचना किसी समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स फैक्टर, यानी जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसकी कारक को समझाना है आपको। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है कि अब हम बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। कि तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है, गांव में बच्चे जन्म होते रहते हैं, लोग कम मरते हैं, यानी अच्छी दवा मिल रही है, इसी वजह से लोग कम मरते होंगे। तो क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी, यानी जनसंख्या में ग्रोथ आएगा। तो जब जन्म दर ज़्यादा हो जाता है और मृत्यु दर कम हो जाता है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तो जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे सुखपुर गांव का, तो सुखपुर गांव में क्या हुआ कि अस्पताल खुल गया, लोग स्वस्थ रहने लग गए, तो अब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लग गई थी। तो जब क्या होता है कि जन्म दर बढ़ जाता है और डेथ रेट यानी मृत्यु दर कम हो जाता है, तो क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। जब लोग स्वस्थ रहने लग जाते हैं तो जनसंख्या में वृद्धि होने लग जाती है, इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो आपको याद रहेगा। अब अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इसका क्या कहने का मतलब है कि अब हम देखते हैं कि लोग रहते कहाँ हैं। इसका मतलब है कि सुखपुर गांव के पास एक नदी है, लोग नदी के पास ज़्यादा बस गए, और पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ लोग पहाड़ी इलाका में लोग बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कहने का मतलब है, जनसंख्या वितरण का कहने का मतलब है कि लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक जगह पर कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि नदी के पास क्या है कि ज़्यादा लोग रहेंगे, मतलब इसको क्या कहेंगे हम कि हाई डेंसिटी। अब पहाड़ी इलाका की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाका में कम लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लो डेंसिटी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी आपको पढ़ना था कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपको समझना था। तो अब कहानी में क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। सुखपुर की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई, लेकिन खाना उतना नहीं बढ़ पाया। लगी इसका कहने का मतलब है कि फूड की कमी हो गई, भोजन की कमी हो चुकी थी। जनसंख्या तो बढ़ गया लेकिन भोजन कम पड़ गया। जब इंसानों का मात्रा बढ़ जाएगा तो भोजन जाहिर सा बात है कि कम ही पड़ेगा। तो माल्थस क्या कहते हैं, माल्थस क्या कहता है, तो माल्थस कहता है कि जनसंख्या बढ़ती है तेजी से, लेकिन भोजन धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक समय ऐसा आता है कि खाने की कमी भी हो जाती है। तो सुखपुर में क्या हुआ कि लोग ज़्यादा हो गए और अनाज कम पड़ गया। इससे क्या हुआ कि गरीबी, भुखमरी, बीमारी बढ़ने लग गया था। इसीलिए माल्थस ने कहा कि जनसंख्या को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। अगर जनसंख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भोजन की कमी होगी, तो गरीबी, बीमारी, ये सब भुखमरी जैसा चीज़ तो प्रॉब्लम तो झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बात किसने कही, तो वो कही थी माल्थस थ्योरी। तो जनसंख्या सिद्धांत हमें यही बात बताता है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसका क्या कहने का मतलब है कि अब सुखपुर में क्या हुआ कि बदलाव आया।
क्या क्या बदलाव आया है, तो इसे हम 4 स्टेज में हम इसको समझेंगे। सबसे पहला स्टेज कि जन्म दर क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, मृत्यु दर भी ज़्यादा हो चुका था, यानी जनसंख्या क्या हुआ कि जनसंख्या स्थिर हो चुका था। दूसरा पॉइंट कि मृत्यु दर कम हो चुका था। क्यों कम हुआ, तो वहाँ पे अस्पताल खुल गया था, इसलिए मृत्यु दर कम हो गया। और जन्म दर अभी भी ज़्यादा ही था, यानी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी। तीसरा स्टेज में क्या हुआ कि लोग पढ़े लिखे हुए भी थे, कम बच्चे पैदा करने लगे, लोग पढ़ने लिखने लग गए तो कम बच्चा पैदा करते थे। इससे क्या हुआ कि वृद्धि धीमी हो चुकी थी। अब चौथा पॉइंट मतलब चौथा स्टेज कि जन्म दर कम हो गया और मृत्यु दर भी कम हो गया। इससे क्या हुआ कि जनसंख्या स्थिर हो चुका था। तो अब सुखपुर गांव अब एक विकसित गांव बन चुका था। तो इसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी, जनसंख्यिक संक्रमण सिद्धांत, इसी को हम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चारों स्टेज याद रहेगा। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको लिखना है, एग्जाम्पल दे करके लिखना है। अगला सवाल है माइग्रेशन। इसका कॉजेज भी आपको बताना है, इसका टाइप्स भी बताना है, यानी प्रवास। प्रवास क्या है, इसके कारण और इसके प्रकार को समझाना है। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि प्रवास का क्या मतलब हो सकता है। तो प्रवास का क्या मतलब है, तो अब क्या होता है कि अब कहानी में आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है वो भी सुनिए। तो सुखपुर गांव में क्या होता है कि सुखपुर गांव में कुछ लोग बाहर जाने लग गए और कुछ लोग बाहर से आने लग गए। तो माइग्रेशन क्या है, प्रवास का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कुछ लोग गांव से बाहर जाते हैं और गांव से बाहर से लोग गांव आते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रवास। तो माइग्रेशन का कारण क्या था ये भी आपको जानना है। प्रवास का क्या कारण था, लोग गांव से शहर में क्यों शिफ्ट हो रहे थे। तो उसका कारण था नौकरी, पढ़ाई, शादी या फिर प्राकृतिक आपदा। तो इन सभी कारणों की वजह से ही लोग क्या कर रहे थे कि गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे थे, तो कुछ लोग शहर से गांव में शिफ्ट हो रहे थे। तो ये कितने प्रकार का है, तो ये 2 ही प्रकार का होता है, जिसमें आपको पहला बताया गया है इंटरनल माइग्रेशन, यानी देश के अंदर ही लोग क्या करते हैं कि माइग्रेट करते हैं। इसका मतलब है कि देश के अंदर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक यहाँ पे दिया गया है आंतरिक प्रवास, यानी देश के अंदर ही लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब है कि देश के बाहर, यानी दूसरे देश में जाना, उसको हम क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यानी एक देश से आप अगर दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो इससे क्या हुआ कि इससे जनसंख्या का संतुलन बढ़ चुका था। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप क्या है, ये आपको समझाना है। तो यहाँ पे इमेज भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इमेज। तो ग्रामीण बस्ती का क्या मतलब है, ये भी आपको ध्यान से सुनना है। ग्रामीण बस्ती का क्या मतलब, तो ग्रामीण बस्ती का क्या मतलब होता है, ग्रामीण बस्ती का मतलब होता है कि लोग कहाँ रहते हैं, उनके घर कैसा बना हुआ है, उनका पास पास घर बना हुआ है या दूर दूर बना हुआ है। जब हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं ग्रामीण बस्ती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रामीण बस्ती क्या होता है, जहाँ लोग रहते हैं और मुख्य काम उनका खेती करना ही होता है, उसी को हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि हम गांव को ले सकते हैं कि गांव में लोग क्या है कि पास पास में ही घर बना करके रहते हैं और वहाँ पे मुख्य काम उनका खेती ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये कितने प्रकार का है वो भी आपको जानना है। तो पहला प्रकार आपको याद रखना है सघन बस्ती। इसमें घर कैसा होता है, तो इसमें घर एक दूसरे के बहुत पास बना हुआ रहता है, जैसे कि एक ग्रुप जैसा बना हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि हरितपुर गांव में मान लेते हैं कि हरितपुर गांव में नदी के पास पानी और उपजाऊ ज़मीन है, लोग वहीं पास पास में घर बना करके रहने लग गए। तो ये एग्जांपल था। तो क्यों लोग वहाँ पे रहने लगे, क्योंकि पानी पास में ही उपलब्ध था और खेती भी आसानी तरीके से हो सकता था और सुरक्षा भी ज़्यादा था। दूसरा प्रकार क्या है विस्तृत बस्ती।
विस्तृत वस्ती। तो इसका कहने का मतलब कि इसमें घर कैसा होता है कि घर दूर दूर फैले हुए होते हैं और हर घर अलग अलग जैसा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि गांव का पहाड़ी इलाका हम लेते हैं तो लोग अपनी अपनी ज़मीन पर अलग अलग घर बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ज़मीन अलग अलग टाइप का होता है पहाड़ी इलाका में। खेती भी अपने अपने खेत में ही करते हैं। पहाड़ में एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तीसरा टाइप क्या है? तो अर्ध सघन बस्ती। तो ये बीच का टाइप होता है। ये कैसा टाइप होता है? ये बीच का टाइप। इसमें क्या होता है कि कुछ घर पास पास होता है तो कुछ घर दूर दूर होता है। मतलब न तो पूरी तरह सघन होता है ये और न पूरी तरह विस्तृत होता है। तो इसी को हम कहते हैं अर्ध सघन बस्ती। तो पैटर्न का क्या मतलब है? यहाँ पे दिया भी गया है पैटर्न। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बस्ती किस शेप में बसी हुई है। तो कौन कौन से शेप में बसी हुई है उसको भी आपको याद रखना है। पहला है लीनियर पैटर्न यानी रैखिक पैटर्न। तो घर एक लाइन में होता है। लीनियर में क्या होता है कि घर एक लाइन में होता है। सड़क के किनारे, जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, ऐसे ऐसे एक लाइन में होता है। उसी को हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न यानी रैखिक। या फिर नदी के किनारे, यहाँ नदी बसा हुआ है तो यहाँ पे लोग घर बना करके एक लाइन में रहने लगे, तो उसी को हम बोलते हैं रैखिक। दूसरा है वृत्ताकार में, मतलब घर गोल गोल बने हुए होते हैं। यानी बीच में मंदिर होगा, तालाब होगा या फिर कुछ ना कुछ बीच में होगा और इधर घर ऐसे ऐसे बना करके लोग रहते हैं। उसको हम बोलते हैं वृत्ताकार। दूसरा हो गया। अब तीसरा है आपका आयताकार। यानी घर कैसा होगा कि घर ब्लॉक की तरह बने हुए होते हैं। जैसे कि सड़कें सीधी सीधी होती हैं और घर कैसा होता है? ब्लॉक की तरह बनाया जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? तो गांव में ऐसा रैंडमली नहीं बसते हैं लोग। इसके पीछे कारण होता है। इसके पीछे सबसे पहला कारण क्या है? पानी। जहाँ पानी मिलेगा वहीं लोग बसेंगे। दूसरा कारण होता है भूमि। उपजाऊ जमीन जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर लोग ज़्यादा बसेंगे। और तीसरा कारण होता है जलवायु। अच्छा क्लाइमेट जहाँ होगा वहीं पे ही लोग बसना चाहेंगे। और चौथा कारण की सुरक्षा। खतरा ज़्यादा होगा तो लोग खतरा जितना कम होगा लोग उतना ही आसपास में रहेंगे। पांचवा कारण सामाजिक कारण होता है। लोग अपने समाज या जाति के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि सेम जाति के लोग आसपास ही बसते हैं। तो ये हो चुका है पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्लासिफाई अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड साइज। यानी नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कार्य और आकार के आधार पर आपको करना है। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं अर्बन सेटलमेंट के बारे में। तो नगरीय बस्ती वे बस्ती होते हैं जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे जनसंख्या घनत्व होता है। मुख्य रूप से गैर कृषि कार्य भी वहाँ पे होता है। वहाँ पे सेवा, ऑफिस का वर्क ऐसा होता है वहाँ पे। उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्बन, नगरीय बस्तियाँ बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि मान लो कि आप गांव से शहर आए हो, तो यहाँ क्या देखते हैं? आपके बहुत सारे लोग हैं, ऊंची ऊंची इमारत है, दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नगरीय बस्ती। तो नगरीय बस्ती क्या होता है? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होता है, लोग खेती नहीं करते हैं वहाँ पे, बल्कि वहाँ पे नौकरी होता है, व्यापार होता है, उद्योग करते हैं लोग, तो उसी को नगरीय बस्ती कहा जाता है। तो शहर को समझने के लिए इन्हें हम दो आधार पर बांटा गया है। पहला आधार कौन सा है कि कार्य के आधार पर बांटा गया है। दूसरा आधार कि आकार के आधार पे इसको बांटा गया है। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कार्य के आधार पे। तो इसमें हम आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। कार्य के आधार पे आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है औद्योगिक नगर। इसका मतलब है कि जहाँ फैक्ट्री ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि जमशेदपुर में स्टील की फैक्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि काम करने के लिए जाते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। दूसरा व्यापारिक नगर, मतलब जहाँ खरीदी बिक्री ज़्यादा होती है वहाँ बाजार वाले शहर होते हैं। यानी यहाँ पे दुकानदार और व्यापारी ज़्यादा मात्रा में होता है। तीसरा पॉइंट प्रशासनिक नगर, मतलब जहाँ सरकार का काम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि राजधानी हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली, तो यहाँ पे ऑफिस और मंत्रालय होते हैं दिल्ली में। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा वही लोग रहेंगे जो कि ऑफिस से रिलेटेड काम करते हैं। चौथा पॉइंट
शैक्षणिक नगर यानी जहाँ पढ़ाई का माहौल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलीगढ़ या फिर कोटा, तो इन सभी जगह स्कूल और कॉलेज या कोचिंग सेंटर का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको काफ़ी मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स इन जगहों पर जाते हैं। 5वां पॉइंट आपको याद रखना है धार्मिक नगर यानी जहाँ लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बनारस, हरिद्वार, इन सब जगह पे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो अब आपको समझना है कि हर शहर का एक कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसी के आधार पर उसका नाम भी पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम आपको बताए बनारस, तो बनारस में लोग क्यों जाते हैं, बनारस में लोग पूजा करने या फिर घूमने फिरने ही जाते हैं। तो हर शहर का क्या होता है, कोई ना कोई कार्य होता है, उसी के आधार पर उसका नाम भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं साइज के आधार पर, यानी अब हम बात करेंगे किसके आधार पर, आकार के आधार पे। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके का है, वो भी हम जान लेते हैं। आकार के तरीके पे आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है छोटा नगर, यानी इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जनसंख्या कम होगी और सुविधाएं भी आपको कम मिलेगी। दूसरा मध्यम नगर होगा यहाँ पे, यानी थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और बेसिक सुविधा जो होती है, जो मनुष्य को मिलने चाहिए, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या होता है कि बड़ा नगर भी होता है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन होगा और ज़्यादा यहाँ पे विकास भी होता है। चौथा पॉइंट क्या है, महानगर, इसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे होता है, मतलब मिलियन में, करोड़ में, ऐसे में यहाँ पे जनसंख्या होता है और यहाँ पे सारी सुविधा आपको दी जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली, मुंबई, तो इन सभी जगहों पे सारी सुविधा आपको मिलेगी। मतलब जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना सिटी बड़ा होगा और विकसित भी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आपको जैसे कि बताया गया कि यहाँ फर्स्ट नंबर में कौन सा था, तो सबसे छोटा नगर था। यहाँ पे क्या था कि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी, सुविधा भी कम था, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा स्टेज नंबर 4 तक, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा वैसे वैसे सुविधा भी बढ़ते चला गया, वैसे वैसे आपको सुविधा भी मिलते चला गया। तो यही इसका कहने का मतलब था कि साइज के आधार पर ही क्या होता है कि सुविधा विकास भी होता है। और क्या तो अगला सवाल आपसे पूछा गया कि एक्सप्लेन द ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में नगरीकरण के प्रवृत्ति और प्रतिरूप को समझाना है आपको। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है नगरीकरण का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के थ्रू, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नगरीकरण का क्या मतलब होता है वो हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि मान लो कि एक लड़का है जिसका नाम है रवि, तो वह एक गांव में रहता है और गांव में क्या है कि नौकरी की कमी है, पढ़ाई की भी सुविधा नहीं है और अस्पताल भी ठीक तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए रवि सोचता है कि मुझे शहर जाना चाहिए और वह शहर चला जाता है। अब सोचो कि सिर्फ रवि ही नहीं बल्कि हजारों लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। गांव से लेकर के वो क्या करते हैं, गांव के छोड़ करके शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। और शहर में क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ रहा है, लोग जितना जा रहे हैं शहर में उतना ही ज़्यादा शहर में भीड़ बढ़ रहा है। इसी को हम नगरीकरण कहते हैं। मतलब एक लाइन में आपको याद रखना है कि गांव से शहर की ओर लोगों का जाना और शहरों का विकास होना, यानी शहर का फैलना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। तो दुनिया में नगरीकरण कैसे बढ़ा है, तो अब आपको ये ध्यान से जान लेना है। पहले क्या था कि लोग ज़्यादातर गांव में रहते थे, खेती ही उनका मुख्य काम होता था। फिर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब उद्योगों का विकास हुआ, तो फैक्ट्री खुलने लग गई, नौकरी मिलने लग गया, तो लोग शहर जाने लग गए। तो आज की स्थिति क्या है कि नगरीकरण बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है, क्योंकि शहर में क्या है कि लोगों को सुविधा मिल जाता है, लोगों को नौकरी मिल जाती है, यहाँ गांव में नहीं मिलता है। इसीलिए लोग क्या हो रहे हैं कि आज ज़्यादा मात्रा में शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं विकसित देश की और विकासशील देश की, इन दोनों में क्या अंतर है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकसित देश की। तो विकसित देश में क्या होता है, एक मिनट, तो विकसित देश की हम बात करते हैं। तो विकसित देश फॉर एग्जांपल के लिए कौन सा देश है जो कि विकसित है, तो वो है यूएसए, यूके, ये सब क्या है, ये विकसित देश है। तो यहाँ नगरीकरण पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ लोग ज़्यादा शहर में ही रहते हैं। और विकासशील देश की अगर हम बात करें, यानी डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें, तो जैसे कि कौन है विकासशील देश, तो वो है इंडिया, हमारा इंडिया, भारत।
यहाँ अभी भी तेज़ी से नगरीकरण हो ही रहा है। यूएसए में ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में लोग शहर में ही रहते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी नगरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी पैटर्न की। तो यहाँ पे जो आपको पैटर्न भी लिखना था इसका, तो इसकी पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया गया है ये। तो इसका क्या मतलब है? शहर का फैलाव। इसका मतलब है शहर का फैलाव मतलब महानगरों का विस्तार। तो इसका मतलब है कि शहर धीरे धीरे बाहर की ओर फैल जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि पहले छोटा शहर था, अब बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया है। पहले क्या था, एक छोटा सा एरिया था, लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना बड़ा एरिया हो चुका है, मतलब शहर बढ़ चुका है। पहले इतना जगह में इतना लोग ही रहते थे, बहुत कम लोग थे तो इतना ही जगह में लोग रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव से लोग शहर जाने लग गए, तो धीरे धीरे ये पूरा एरिया कवर हो चुका है, लोग इतने जगह में रहने लग गए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है उपनगर का विकास, उपनगरों का विकास। इसका कहने का मतलब है कि शहर के बाहर छोटे छोटे एरिया बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि लोग मेन सिटी के बाहर रहने लगते हैं, लेकिन काम सिटी में ही करते हैं। लोग क्या करते हैं, काम यहाँ पे करते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं कि छोटे छोटे जगह पे, शहर के बाहर ही छोटे छोटे जगह बना करके वहाँ रहने लग जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा है आपका मेगा सिटी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि बहुत बड़ा शहर को हम क्या कहते हैं, मेगा सिटी बोलते हैं। जहाँ पे जनसंख्या क्या होती है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या होता है, उसको मेगा सिटी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली, मुंबई या फिर टोक्यो, ये सब क्या है, ये सब मेगा सिटी है। अब हम बात करेंगे नगरीकरण के फ़ायदा। इसका क्या फ़ायदा है वो भी हम जानेंगे। तो अब सोचना है आपको कि लोग शहर आखिर जाते क्यों हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि लोग रोजगार के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, और चौथा पॉइंट आधुनिक सुविधा के लिए जाते हैं। तो ये 4 चीज़ शहर में आसानी तरीके से मिल जाता है, वहाँ पे इन सभी चीज़ों का सुविधा होता है, इसीलिए लोग शहर की ओर जाते हैं। अब नगरीकरण की क्या समस्या है, यानी अगर नगरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है तो क्या क्या समस्या हो सकता है, आपको वो भी जानना है। सबसे पहला पॉइंट कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर लोग गांव से शहर की ओर ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, भीड़ बहुत बढ़ जाएगा। भीड़ होने की वजह से प्रदूषण भी होगा, और तीसरा क्या होगा कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बनने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़मीन कम पड़ेगा और घर बनाने के लिए अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी ही बनने लग जाएगा। चौथा, ट्रैफिक और पानी की भी समस्या हो जाएगी, जाम लगेगी। जब ज़्यादा लोग होंगे तो जाम लगेगा है। आप ऑलरेडी देखते होंगे कि शहरों में कितना जाम लगा हुआ रहता है, और पानी की भी कमी हो जाएगी। यानी बिना प्लानिंग किए अगर शहर बढ़ रहा है तो समस्या भी बढ़ेगा। तो लास्ट में आपको एक ही बात याद रखना है कि गाँव से शहर की ओर लोगों का जाना और शहर का विकास होना, इसी को हम नगरीकरण कहते हैं। अब अगला सवाल है कि डिस्कस द ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये तो हम आपको अभी समझा चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इसको रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट पैटर्न। तो अब आपको ये समझना है कि कौन कौन सा फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है रूरल सेटलमेंट को। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप कई भौतिक और मानवीय कारकों से प्रभावित होता है, यानी फिजिकल और ह्यूमन दोनों कारण से प्रभावित हो जाता है। तो भौतिक कारण में कौन कौन सा आता है, तो भौतिक कारण में आता है जलवायु, भूमि की उर्वरता, जल की उपलब्धता और स्थलाकृति। और प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात, और प्राकृतिक संसाधन भी इसमें शामिल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि उपजाऊ और समतल भूमि वाले क्षेत्रों में सघन बस्तियाँ विकसित होती है, जबकि पहाड़ी इलाका में क्या होता है, बस्ती बिखरी हुई होती है। मानवीय कारक में क्या आता है, तो मानवीय कारक में शामिल होता है सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता, आर्थिक गतिविधि और परिवहन की सुविधा शामिल होता है। जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ लोग एक साथ समूह में रहते हैं, जिससे सघन बस्ती बन जाती है। वही अगर हम बात करें आधुनिक परिवहन के विकास के, लोग दूर दूर रह करके जुड़े हुए रहते हैं, जिससे विरसती बस्तियाँ का विकास होता है। तो इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप प्राकृतिक और सामाजिक दोनों कारकों का परिणाम
होता है। अगला सवाल पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, यानी ग्रामीण और नगरीय बस्ती में क्या अंतर होता है। तो ग्रामीण और नगरीय बस्ती में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। ग्रामीण की बात करें तो वहाँ पे जनसंख्या कम होती है और घनत्व भी कम होता है, जबकि अगर नगरीय की बात करें तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है और घनत्व भी ज़्यादा होता है। तो ग्रामीण इलाके में लोग मुख्य रूप से कृषि पे जुड़े आधारित होते हैं, कृषि खेती ही करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शहरी की तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग ऑफिस वर्क करते हैं या फिर वहाँ पे अधिक सुविधा उपलब्ध होती है। वहाँ पे ऑफिस वर्क होता है, व्यापार होता है। तो यही अंतर है इन दोनों के बीच, आपको समझ में आ जाएगा। अर्बनाइजेशन का क्या समस्या है वो भी हम आपको समझा दिए थे, तो यहाँ से रीड कर लेना है। सजेस्ट मेजरिंग टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी यहाँ लिखा गया है, आपको रीड करना है। अगला सवाल पूछा गया है कि मेगा सिटी के बारे में आपको बताना है। तो मेगा सिटी के बारे में तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ से आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मेगा सिटी का क्या मतलब होता है कि वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो 1 करोड़ के करीब होता है, इससे भी अधिक होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो है दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, ये सब क्या है, यहाँ पे जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। इसी को हम मेगा सिटी बोलते हैं। तो मेगा सिटी में क्या होता है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है और साथ में वहाँ पे तनावपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि इसीलिए मेगा सिटी के विकास के साथ साथ बेहतर योजना और प्रबंधन का भी ज़रूरत होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी माइनर पेपर 6 का क्वेश्चन भी आज ही हम करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज ही रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी को करवा दिया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कमेंट में बता देना है अगला क्लास आपको कौन सा चाहिए। बाकी ये क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसका नोट्स आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।